देखो भैया, सिचुएशन बद से बदतर होता जा रहा है। पिछले 6 महीने का अगर निफ्टी का आप ग्राफ देखो तो लगभग 11% निफ्टी टूट गया है। और अभी जो आज मैं चीजें बताने वाला हूं, ये पारा और ज्यादा बिगड़ता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि महंगाई का नंबर आया है वो दिखाऊंगा, डराने वाला है। हरदीप पुरी का स्टेटमेंट आया है वो भी डराने वाला है। 100 दिन युद्ध को भले ही हो चुके हैं, लेकिन अभी भी युद्ध रुकने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। आज 8 जून को मैं आपसे बात कर रहा हूं, 8 जून को आज जंग रीस्टार्ट हो गया है। रीस्टार्ट, दोबारा शुरू। तो आज पूरी कहानी बताता हूं आपको, बेसिकली क्या क्या हुआ है, अभी क्या सिचुएशन चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो क्या आपको करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, या फिर मुझे तो लगता है देश में इस वक्त सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर पर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, पूरा देश में रहने वाला हर एक आदमी अभी इंपैक्ट या तो हो चुका होगा या फिर होने वाला है, और बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट होने वाला है। क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्यों हो सकता है, आज समझाता हूं जरा डिटेल में आपको। सबसे पहली चीज तो यही देख लो भैया, 10.93% पिछले 6 महीने में, -11% का रिटर्न है निफ्टी का पिछले 6 महीने में। अभी कुछ घंटों पहले, 1 या 2 घंटे पहले, हरदीप पुरी का स्टेटमेंट आया है, जिस स्टेटमेंट का वेट हम लोग सरकार की तरफ से आए वेट कर रहे थे। सरकार बोले कितने दिन का तेल बचा है, बताओ बताओ बताओ। अभी हरदीप पुरी ने क्लियर कर दिया, 76 दिन का तेल हमारे पास बचा है। भारत के पास 76 दिन का तेल बचा है। अगर 76 दिन के अंदर यह युद्ध शॉर्ट आउट हो जाता है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल जाता है, अगर तेल का आवागमन शुरू हो जाता है तो ठीक है, लेकिन समस्या तो भी होगी। हाँ, समस्या का यह पता चल जाएगा हमको कि भैया इतने दिन बाद समस्या ठीक होनी शुरू होगी। इमीडिएट कोई समस्या पैदा नहीं होती और इमीडिएट कोई समस्या खत्म नहीं हो जाती। पैदा होने में भी इसको इतने दिन लगे और खत्म होने में भी बहुत ज्यादा दिन लगेंगे। लेकिन चूंकि साफ साफ यह कह दिया गया है कि 76 दिन का तेल बचा है, तो बड़ा सवाल यह है कि अगर 76 दिन में यह शॉर्ट आउट नहीं हुआ फिर क्या होगा। क्या होगा स्टॉक मार्केट का सिर्फ नहीं, हर एक आदमी जो बेसिक सैलरी 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए जो भी कमा रहा है, सबकी हालत खराब होगी, सबकी बुरी तरीके से हालत खराब होगी। क्यों जानते हैं? एक चीज देखिए, एक डेटा ये भी आपको दिखा दूं, महंगाई का डेटा। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस 3.48% इन अप्रैल। एक महीने में 3.5% महंगाई बढ़ गई है, एक महीने में। और यह कहा जा रहा है कि भैया अपवर्ड ट्रेंड है, अभी और बढ़ेगी महंगाई। 3.5% महंगाई का मतलब आप समझ रहे हैं? आप के घर में सब्जी, दाल, आटा, स्कूल की फीस, आपके ऑफिस आने जाने का पेट्रोल किराया, मतलब मुझे लगता है आम जिंदगी में एक इंसान जितनी भी चीजों के लिए पैसे देता है, हर चीज महंगी हो जाएगी, हर चीज। और महंगी तो हो भी रही है, 3.5% ऑलरेडी महंगा हो चुका है, और यहां पे कह रहे हैं कि अभी और महंगा होगा। भैया अभी तमाशा जारी है, अभी तो खेल चालू है। और जब किसी देश में इतनी महंगाई हो रही हो, किसी देश का स्टॉक मार्केट गिर रहा हो, उसका रुपया लगातार गिर रहा हो, तो कौन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उस देश में पैसा लगाना चाहेगा, अपना इन्वेस्टेड पैसा वहां रखना चाहेगा? नतीजा एफआईआई को देख लो। हालांकि सरकार ने कोशिश की कि एफआईआई को रोका जाए, वापस बुलाया जाए, उनको टैक्सेशन में छूट दिया जाए, कोशिश की सरकार ने, लेकिन एफआईआई को फिर भी फायदा नहीं दिख रहा ना। 8,000 करोड़ से ज्यादा बेच दिया फ्राइडे को, 4 जून को बेच दिया 4,000 करोड़ से ज्यादा, 3 जून को बेच दिया 5,000 करोड़ से ज्यादा, 2 जून को बेच दिया 8,000 करोड़ से ज्यादा। एफआईआई लगातार बाहर जा रहे हैं भैया, क्यों ना जाए? रिटर्न कुछ दिख नहीं रहा ना यहां पे। अच्छा, अब जरा मैं आपको डिटेल में समझाता हूं ये 100 दिन की कहानी। 100 दिन, जंग शुरू हुआ था 28 फरवरी को और आज हम 8 जून पे खड़े हैं। शेयर बाजार का तूफान देख लो, अपने ऑल टाइम हाई 25,800 के पॉइंट से निफ्टी लोएस्ट 21,800 तक जा चुका था, और फिलहाल हम 22,900 के आसपास हैं। और जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं, ये अपवर्ड की कोई उम्मीद कहीं अभी फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि महंगाई के बारे में ऑलरेडी कहा गया है कि महंगाई और बढ़ सकती है। तो जब महंगाई और बढ़ सकती है तो शेयर बाजार कैसे ऊपर चला जाएगा भैया? ठीक, कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई थी 28 फरवरी को। सबसे पहले ऑपरेशन राइजिंग लायन, भैया चाचा ट्रंप और ईरान के बीच लड़ाई शुरू होती है। 4 मार्च को ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जिससे दुनिया का 80% से ज्यादा तेल गुजरता है, बंद कर देता है। तेल का आवागमन ठप।
क्रूड ऑयल की कीमत हो जाती है $111 से ज्यादा, बेंट क्रूड की कीमत हो जाती है $124 से ज्यादा। सीज फायर होता है 29 मई को, और आज 8 जून को युद्ध खत्म होने के बजाय, रुकने के बजाय दोबारा शुरू होता है। और जब यह दोबारा शुरू हुआ है, यह मत पूछिएगा कि कब तक चलेगा, कोई नहीं जानता। शायद सिर्फ 3 लोग जानते हो, ट्रम्प चाचा जानते हो, ईरान जानते हो, इजराइल जानता हो, बाकी दुनिया में किसी को नहीं पता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, 20% दुनिया का तेल यहीं से गुजरता है। 17 मिलियन बैरल पर डे एवरेज यहां से तेल गुजरता है। 17 मिलियन, यानी कि एक बैरल में तकरीबन 156 लीटर तेल होता है, और 17 मिलियन बैरल पर डे यहां से जो गुजरता है वो नहीं गुजर रहा है पिछले 100 दिनों से। 9 देश बेसिकली जो प्रोड्यूसर हैं तेल के, गल्फ कंट्रीज हैं, इराक है, कुवैत है, यूएई है, सब प्रोड्यूस करके इसी रास्ते से तेल गुजार करके बाकी दुनिया को देते थे। यहां पे देखो दोनों पार्टी को नुकसान है। जिन देशों को तेल पहुंचता था उनको तो नहीं पहुंच रहा, और जो देश प्रोड्यूसर थे उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्रोड्यूस करके अपने पास रखे ही जा रहे हैं भैया। और कब तक रखेंगे, उनकी भी एक स्टोरेज कैपेसिटी है ना, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, तो समस्या दोनों के लिए है। 95% शिपिंग ट्रैफिक ड्रॉप हो चुका है, मतलब सुनसान पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। क्रूड ऑयल की आग देखो भैया, 62 से शुरू होकर के 124 क्रूड ऑयल बढ़ता ही जा रहा है। भारत की कमजोरी, रुपया, ये बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्टिंग फैक्टर बन गया है, इंपैक्ट करने वाला। 85% जो तेल हम बाहर से मंगाते थे, अब हुआ क्या है, $10 अगर तेल की कीमत बढ़ती है, समझिएगा इसको, अगर तेल की कीमत $10 बढ़ती है तो 1.5 बिलियन एक्स्ट्रा इंपोर्ट बिल भारत का बढ़ जाएगा पर मंथ। $1.5 बिलियन एक्स्ट्रा इंपोर्ट बिल। एक्स्ट्रा इंपोर्ट बिल का मतलब जो सामान हम बाहर के देशों से मंगाते हैं, खरीदते हैं, उसमें क्रूड ऑयल भी है, उसके लिए हमको $1.5 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा पर मंथ, अगर सिर्फ $10 बढ़ जाता है क्रूड ऑयल तो। और उसके साथ ही 0.4% महंगाई बढ़ जाती है अगर $10 महंगा हुआ तो। उसके साथ ही CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, रुपया कमजोर होने लग जाता है। ये मैंने बताया $10 अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो, अभी $10 से कहीं ज्यादा हो चुका है, तभी तो महंगाई 3.84% जा चुकी है। ये FI की भगदड़ मैं आपको दिखा चुका हूं। ये देखो लगातार हर महीने बिकवाली चालू है। अब ये समझिएगा ध्यान से, रुपया टूट रहा है। देखो सर, निफ्टी का मैंने आपको क्या दिखाया, पिछले 6 महीने में लगभग 11% टूट गया। आप रुपया को देखो, ये तकरीबन 10% टूट गया। रुपया इधर 10% टूट गया, निफ्टी उधर 10% से ज्यादा टूट गया। तो कोई भी बाहर का इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FI क्यों पैसा लगाना चाहेगा? उसको डबल लॉस है, एक तो रुपए में लॉस है और दूसरा उसका रिटर्न्स में लॉस है। ना रिटर्न्स बनेगा, उसका रुपए के गिरने की वजह से अलग से लॉस है। उसके बाद फिस्कल एंड CAD प्रेशर, सरकार भी भैया मुश्किल में है। ये वो डेटा है, बेसिकली इसके बारे में मैंने भी बात कर लिया, ये एग्जैक्ट डेटा है उसका। ये कैस्केड इफेक्ट देख लो भैया, ईरान और US का वॉर शुरू होता है, उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो जाता है, क्रूड महंगा होना लग जाता है, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, CAD करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लग जाता है, रुपया कमजोर होने लग जाता है, FI कैपिटल फ्लाइट, मतलब FI पैसा लेकर के बाहर वापस जाने लग जाते हैं, स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ता है, निफ्टी सेंसेक्स गिर जाता है, RBI डायलेमा में, मतलब RBI बहुत कोशिश करता है बचाने की लेकिन हो नहीं रहा है भैया, फिस्कल डेफिसिट रिस्क में है और इकोनॉमी अंडर स्ट्रेस। देखो कई लोगों को लगता है कि इकोनॉमी अंडर स्ट्रेस है, ठीक है भैया, हमारा क्या मतलब है? सर इकोनॉमी अंडर स्ट्रेस का मतलब है हमारे और आपके हर किसी के मतलब की बात है। आप अगर बेरोजगार भी हो ना, फिर भी आपके पॉकेट पे इफेक्ट पड़ेगा भैया। बेरोजगार भी हो लेकिन खाना पीना तो खाते हो ना, और खाना पीना घर में किसी के पैसे तो आ रहा है ना, उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, उसके जेब पे स्ट्रेस आएगा तो आपकी जेब पे भी स्ट्रेस आएगा ना। महंगाई, अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा भैया? देखो जंग अगर ऐसे ही जारी रहा, जंग अगर और भड़कता है तो क्रूड ऑयल और महंगा होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पूरी तरीके से ब्लॉक्ड, निफ्टी 21,000 के भी नीचे जा सकता है, रुपया 100 रुपए तक जा सकता है, इंडियन इंपोर्ट बिल और महंगा होगा और हमारी आपकी जेब पर भयंकर असर पड़ेगा, हर एक चीज महंगी होगी। FI सेलिंग बढ़ेगी, FI जो देश से पैसा निकाल के जा रहा है वो और तेजी से जाएगा।
डीआईआई अकेला कब तक फाइट करेगा भैया? कब तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, कब तक हम और आप मार्केट गिरने पे पैसा लगाते रहेंगे? थक जाएंगे हम भी भैया। डालो गिर जा रहा है, डालो गिर जा रहा है, डालो गिर जा रहा है। एक वक्त पे बाद कोई भी आदमी रुक जाएगा, ये डीआईआई भी रुक जाएगा। सोचो उस सिचुएशन में इकोनॉमी का क्या होगा। इन्फ्लेशन सर्ज, महंगाई और बढ़ेगी, आरबीआई की मुश्किलें बढ़ेंगी, फिस्कल भारत को नुकसान होगा। लेकिन अगर पीस डील हो जाती है, अगर युद्ध रुक जाता है, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, तो क्रूड ऑयल की कीमत नॉर्मल हो सकती है, मतलब $85, 75 से $85 के आसपास आ सकती है। निफ्टी की रैली हो सकती है अगर पीस शांति हो जाती है, युद्ध रुक जाता है। तो रुपया स्टेबलाइज हो सकता है, 92 से 95 रुपए के आसपास आ सकता है। एफआई का फ्लो वापस इंडिया आ सकता है, आरबीआई रेट कट कर सकता है, सीएडी इंप्रूवमेंट हो सकता है, सेंसेक्स रिकवरी हो सकती है, बैंकिंग अच्छा हो सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन फिलहाल एक नजर मैं आपको विक्स पे मार के दिखा देता हूं। विक्स क्या है? विक्स बेसिकली स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट बताता है। विक्स अगर बढ़ते हुए क्रम में आपको दिख रहा है तो समझ जाओ पूरे मार्केट में डर का माहौल है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, सेलिंग हो रही है, लोग पैसा निकाल रहे हैं, भरोसा नहीं है मार्केट पर। और विक्स की हालत आप देखो, 5 दिन का मैंने यहां पे देखा है, 5 दिन में 5.5% के आसपास विक्स बढ़ गया है। और विक्स जितना बढ़ रहा है, आप समझो डर का माहौल उतना ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर उतना ज्यादा है। ये देखो किस तरीके से जंप आया था विक्स में। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट क्या बचता है? हाँ, ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद भी कुछ बचता है। हाँ, एक जंग कई जख्म। 100 दिन हो गए, 96 रुपए क्रूड, 95 प्लस डॉलर, माइनस 8.5 MTD, 26 बिलियन एफआई आउट। पॉजिटिविटी फिलहाल कहीं से कुछ भी नहीं है। रुपया भी गिर रहा है, एफआई भी जा रहे हैं, मार्केट भी गिर रहा है, युद्ध फिर से शुरू हो गया है, कहीं कोई पॉजिटिविटी नहीं है। ऐसे में आप अगर एसआईपी इन्वेस्टर्स हो, स्टॉक डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो, तो आपके मतलब की बात कर लेता हूं। देखो भैया, अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 10, 12, 15 साल, 20 साल वाले हो, तो आपको इन झंझटों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका विजन 2, 4, 5 साल का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विजन आपका 1, 2 साल, 5 साल के लिए है, तो आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जो डेंट इस वक्त मार्केट को पड़ा है और जो डेंट पड़ रहा है, इसकी रिकवरी मुझे नहीं लगता कि अगले 1 साल तक भी होने वाली है। स्टॉक मार्केट की रिकवरी मुझे नहीं लगता कि अगले 1 साल तक भी होगी, शायद उससे भी ज्यादा समय लगेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आप पॉज ले सकते हो या वापस निकल सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप टेंशन फ्री होकर के अपना थोड़ा थोड़ा पैसा एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते रहो। इनफैक्ट ये आपके लिए अच्छा समय है, क्योंकि चीजें प्राइस सस्ता हो रहा है, और आप जब लॉन्ग टर्म में 10 साल बाद, 15 साल बाद चीजें निकालेंगे, बेचेंगे, तो आपको एक अच्छा खासा प्राइस मिल चुका होगा, एवरेज आउट हो चुका होगा। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो इस वक्त वैल्यू स्टॉक को पिक करने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो वैल्यू स्टॉक्स हैं वहां पर हो सकता है कि अच्छा मौका आपको सस्ते प्राइस पर सस्ती डील मिले। और जो ट्रेडर हैं भैया, ट्रेडर तो हर मौसम के खिलाड़ी हैं, मार्केट गिरे या मार्केट उठे उनको क्या मतलब, हर सीजन में पैसा कमाया जा सकता है। आप चाहे स्टॉक मार्केट में एफएनओ ट्रेड करते हो, इक्विटी ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में कॉइन डीसीएक्स पर ट्रेड करते हो, कहीं भी ट्रेड करते हो, तो ट्रेडर के लिए मार्केट का गिरना या मार्केट का उठना दोनों ही पॉजिटिव सिग्नल ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने आपको सबको समझा दिया होगा। बाकी एनालिसिस कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और आप क्या सोचते हो इस वक्त मार्केट का जो माहौल है ये कब तक चलेगा? फिलहाल तो किसी को नहीं समझ आ रहा, मुझे भी नहीं समझ आ रहा ये कब तक चलेगा भैया। आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलो बस इतना ही।